नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 60% से अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। एक तरह से कहा जाए कि उनकी जो मुख्य जीविका है कृषि है। कृषि में जोखिम और अनिश्चितता की संभावना काफ़ी बनी रहती है। कभी हमारी फसल बाढ़, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, कभी आग से नष्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह से हमारे किसान भाइयों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन कुमार सिंह। सिंह साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके क्या फ़ायदे हमारे किसान भाइयों के लिए? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो किसानों का जोखिम जो फसल से है, जो प्राकृतिक आपदाओं से जो जोखिम होता है उसको जो है कि कम करना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे, अगर जोखिम कम हो रहा है तो किसानों, एक ये भी कह सकते हैं किसानों की आय जो है कि स्थिर रखना। और तीसरी बात ये है कि किसान जो है कि नई तकनीकों के प्रति जो है आकर्षित होकर के उसको थोड़ा सा जोखिम लेते हुए खेती कर सकता है। और ये मुख्य उद्देश्य है कि इसका, और आपसे कहूँ कि उद्देश्य सारे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो फसल बीमा योजना है काफ़ी पहले से चल रही थी। जैसे 85 से नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 99 में, उसके बाद मॉडिफाइड हुई 2002 में। लेकिन ये है कि इसमें बहुत सारी कमियाँ थीं। कमियाँ ये थीं कि जैसे कि आप कहें कि पहले जो है प्रीमियम दर ज़्यादा था और उसके बाद किसानों को समय से भुगतान मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो इन सब को देखते हुए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, एक नई क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की फरवरी 2016 में। और वह जो है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानी जाती है, जिसमें इन सारी कमियों को दूर किया गया। जैसे इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे जो बीमा की जो प्रीमियम राशि थी वो काफ़ी कम थी, और जो है कि प्रीमियम राशि का 90% सरकार वहन कर रही थी। और उसके बाद फिर जो है कि आप ये देखें, इसमें जो बीमा का क्लेम मिलना है वो भी जो है कि बहुत जल्दी मिलने की सारी चीज़ें थी। और थोड़ा सा इसको अपडेट करते हुए और मॉडिफाइड किया। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है इस समय, ये अब तक की सबसे मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बीमा योजना है हमारे भारतीय किसानों के लिए या प्रदेश के किसानों के लिए सबसे अच्छी योजना है। सिंह साहब, आपने भी प्रीमियम की चर्चा की जी। तो ये खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम का निर्धारण है किस तरह से होता है और खरीफ में कौन कौन सी फसलें जो है कवर होती हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत? देखिए, आपसे ये कहें कि खरीफ फसलों के लिए जो है कि जो हमारी प्रीमियम की दर है वो 2% रखी जाती है, रबी फसलों के लिए 1.5% रखी जाती है। और जो कमर्शियल क्रॉप हैं जैसे कि आपका गन्ना है, काटन है, जो वाणिज्यिक फसलें हैं, इनकी जो है कि 5% रखी जाती है। और इस पर ये होता ये है कि देखिए, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे कमेटी है, बीमा नियामक समिति है। दूसरी चीज़ जो है प्रदेश स्तर पे बीमा नियामक समिति है। अब ये अपने अधिसूचित क्षेत्रों में ये लगभग अगर खरीफ की हमको स्कीम अगर प्रदेश सरकार को बनानी है तो जो है कौन कौन सी फसलें शामिल होनी हैं, तो क्या करती हैं कि अधिसूचना जारी करती हैं कि किस एरिया में, चूँकि जो हमारा अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश या ये पूर्वांचल का इलाका कहें, इसके अलग फसलें हैं, बुंदेलखंड रीजन की अलग फसलें हैं। तो वो वहाँ से फिर जो जिले स्तर की जो समिति है वो रिपोर्ट देती है कि हमारे यहाँ अधिसूचित फसलें ये हैं। अच्छा, वहाँ पे जोखिम भी अलग तरीके का है, यहाँ जोखिम कम है। तो इस पर एक आधारित जो है कि फसलों का वो फसलें ली जाती हैं जो फसलें उस क्षेत्र में हो, महत्वपूर्ण फसलें। तो जैसे आप देखें तो इस समय जैसे इस साल खरीफ 2023 में अगर देखें तो आप अरहर है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, धान है, ये सारी फसलें जो मुख्य रूप से हमारे इधर पूर्वांचल में होती हैं, तो इन फसलों को शामिल किया है खरीफ में। और वहीं थोड़ा सा अगर बुंदेलखंड की रीजन की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे जो आपके जैसे मोटे अनाज की फसलें हैं उनको शामिल किया है।
तो ऐसे में ये कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है मतलब कि एक तरफ से कहा जाए कि जहाँ पर जिस क्रॉप की बहुलता है ज़्यादातर वो फसलें जो है बिल्कुल कवर की गई हैं। जी। तो ये प्रीमियम का निर्धारण किस तरह से होता है और कि मतलब प्रीमियम का निर्धारण भी इसी तरीके से है, जैसे कि एक तो थ्रेशोल्ड उपज देखते हैं। थ्रेशोल्ड उपज देखने के लिए देखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण फसल धान है, अगर मान लीजिए तो लगभग 7 सालों का आंकड़ा लेंगे, 7 सालों का ज़िले का या वहाँ का उत्पादकता क्या रही है। अगर इसमें अगर ऐसे भी हों जैसे कि आपदा ग्रस्त वाले साल हैं 2 साल, तो उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनका एक औसत निकाला जाता है और उसी औसत का जो करंट समय के हिसाब से जो मूल्य है उपज का, तो उस उपज का जो है जैसे 2% अगर है जो मूल्य आता है उसका 2% निकालते हैं और 2% जो है कि उनको देना होता है किसान को। और उसका जो है कि और जो बचा हुआ भाग है वो जो है कि सरकार देती है। पहले तो ये था कि जो है कि 90% तक सरकार दे रही थी, लेकिन अब जो है कि इस साल से जो है कि उन्होंने कुछ किया है कि जैसे कि जहाँ पे रेनफेड एरिया है, नहीं, जैसे पूर्वांचल के किसान हैं जी, अमूमन एक मोटा मोटी उनको 1 बीघा या 1 एकड़ के लिए कितना खरीफ फसल के लिए हो या रबी के लिए हो, अमूमन कितना उनको देखिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है? आपको बता दूं कि वो निर्भर करता है जो सम एश्योर्ड, जो मैंने कहा कि जो मूल्य पूरा जो उपज हो जाएगा, जो वास्तविक जो उत्पादन है उसका रुपए में, उस पे जो है कि एक तरीके से प्रीमियम का निर्धारण होता है। अब ये मान लीजिए जैसे अभी सरकार ने क्या किया है कि जैसे बनारस में बनारस की बात करें तो जो है कि अरहर के लिए 88,000 समथिंग रुपये प्रति हेक्टेयर कर किया है। और यही जो है कि अगर आप चंदौली चले जाएंगे तो वहाँ 90,200 समथिंग है, 225 रुपये है। अब इसका 2% जो होगा वह जो है किसान को देना है। और हालांकि यही केवल इतना ही नहीं है, इसके बाद और भी प्रीमियम है जो सरकार दे रही है, वो सब्सिडी के रूप में, वो सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में जो है सरकार दे रही है प्रीमियम। जैसे धान का अगर धान की बात करें तो धान में मुझे लगता है कि अगर 1 हेक्टेयर धान हमारे यहाँ इधर किसान है तो उसको जो है कि लगभग प्रीमियम इसका जो है 1600-1700 रुपये आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार जो 2700 से 2800 रुपये सरकार प्रीमियम दे रही है 1 हेक्टेयर का। 1 हेक्टेयर का मतलब अगर 1600-1700 रुपया है तो एक तरह से कि मतलब भी किसान भाई को वहन करना पड़ेगा। सिंह साहब, ये औद्यानिक में कौन कौन सी फसलें औद्यानिक शामिल हैं, खास करके पूर्वांचल के लिए और रबी में? जी, औद्यानिक के लिए फसलें जो है कि हालांकि हर प्रत्येक वर्ष हर क्रॉप सीजन के पहले आज सूचना जारी करेगी प्रदेश सरकार और कौन कौन सी फसलें शामिल की जाएंगी। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकते हैं। अच्छा, मतलब लेकिन हाँ, लेकिन ये संपर्क कर ले तो ये बिल्कुल ये सूचना जारी, ये बैंक को भी सूचना जाती है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी सूचना जाती है। उसके साथ साथ जो कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, जो भी जिले के अनुषंगिक विभाग हैं जिनके सहयोग या जो जिले लेवल की कमेटी है तो उनको भी ये सूचना जाती है। तो अब उसमें ये है कि जैसे अगर हम देखें, लेकिन मुख्य रूप से जो फसलें हैं जैसे हमारे यहाँ औद्यानिक फसलें, हम तो कोई जैसे मिर्चा है, टमाटर है, बैगन, आम की फसल है, ये सारी जो है कि उस औद्यानिक फसलें जो है कि उसमें आती हैं। तो जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो लगभग आती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आती है सिंह साहब, आवेदन कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना हो हमारे किसान भाइयों को, तो आवेदन वो किस तरह से करें? ऑफलाइन आवेदन करना है तो किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, और ऑनलाइन अगर आवेदन करते हैं तो किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, और किस प्रोसेस उनको गुजरना पड़ता है? देखिए, ऑनलाइन में जो भी आवेदन किए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है उसमें ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। और जब भी किए जाएंगे तो ऑनलाइन ही आवेदन किए जाएंगे। ऑफलाइन आपसे पेपर भले ले लिया जाए, लेकिन आवेदन तो इसका ऑनलाइन ही करेंगे। और ये जैसे आपके यहाँ जनसेवा केंद्र है, वहाँ से किसान भाई अपने जो है कि आवेदन कर सकते हैं। जिस बैंक में उनके खाते चल रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, या वहाँ पर उनका किसान क्रेडिट कार्ड है तो, या कृषि विभाग है। किसान जिनका किसान जो 2 तरीके के किसान हो गए हमारे यहाँ। पहले जो हमारी बीमा था तो जो है कि ऋणी किसानों के लिए होता था, लेकिन अब ये जो नई फसल बीमा योजना है इसमें जो है कि ऋणी और गैर ऋणी दोनों किसान शामिल हैं। ऋणी किसान को तो स्वतः बीमा मिल जाएगा, लेकिन जो गैर ऋणी किसान हैं उनके लिए स्वैच्छिक है कि वो चाहे तो उसको ले भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। तो ऐसे में जो है कि एक तो देखिए कृषि विभाग से भी वो कर सकते हैं, जो विभाग है इसका नोडल है,
और उसके बाद जो है कि आप जन सेवा केंद्र पे कर सकते हैं, बैंक पे कर सकते हैं। और लेकिन इसमें यह है कि आपको जैसे आपका ये एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, इसके साथ जो है कि बैंक की पासबुक की कापी होनी चाहिए। जिस जहाँ का बीमा बात फसल से ही क्लियर है, फसल लगा रहे हैं, ज़मीन पे लगा रहे हैं, तो जिस ज़मीन पे लगा रहे हैं उस फसल को, उस ज़मीन का जो है कि या खसरा या खतौनी हो। और इस तरह आधार कार्ड की कापी लगेगी ही लगेगी, जो एक पहचान पत्र है। और किसानों का अगर, हालांकि वो किसान जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनके लिए इतनी कवायद नहीं होनी है, उनको जब रिन्यूअल करना है। जबकि जो नया रजिस्ट्रेशन होगा इसमें सारे पेपर लगेंगे, और जब भले जन सेवा केंद्र पर जाएंगे वो पेपर अपलोड करेंगे। कृषि विभाग में अगर अपना फॉर्म जमा करते हैं तो वो जो है सारा पेपर प्रधानमंत्री के जो पोर्टल है बीमा योजना का, उस पर जो है कि अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कि उसमें भी कभी कभी होता है कि हमारे यहाँ जैसे कि नहीं, जो किसान अगर सक्षम है, नेट आउट की जानकारी है, वो स्वयं घर बैठे भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकता है। बस उस पर है कि जो उनका पोर्टल है उस पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन एक बार कर लेगा तो उसका पासवर्ड उसको हमेशा याद रहेगा। पोर्टल मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हाँ, जैसे वो एक तरके से जब आप किसी बिल्कुल आसान है, जैसे देखिए आप सभी लोग मेल आईडी बनाते हैं, मेल आईडी बनाते हैं तो किसी पे जो है कि रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनकी आईडी और पासवर्ड हो जाता है। तो उसी तरीके से जो है कि उनका पासवर्ड होगा, जब भी उसमें पोर्टल के अंदर जाना, अपना पासवर्ड डाला, और उसके बाद बस उसमें यह है कि अपडेट करते रहना चाहिए किसान को। थोड़ा सा जैसे मैं ये अगर रिन्यूअल कराना है, तो एक बार वो प्रोसेस कर लिए हैं, रिन्यूअल कराना है। सिंह साहब, अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो निर्धारण किस तरह से होता है और कितने दिन के अंदर वो क्लेम अपना रजिस्टर्ड करावें? जी, देखिए जैसे मुख्यतः इसमें प्राकृतिक आपदाएं ही शामिल हैं। अब प्राकृतिक आपदाओं में जैसे आप कह सकते हैं कि अल्प वृष्टि हो गई, पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी बरस गया, तो उससे जो है कि अगर नुकसान है तो भी उसको शामिल करते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी साइक्लोन की स्थिति बन गई, ओलावृष्टि हो गई, वो सारे जो है कि प्राकृतिक आपदाएं इसमें शामिल हैं। कभी कभी जो है बिजली गिर जाती है, उससे हो जाता है। लेकिन यह है कि जैसे आग लग गया, अगर उसमें आदमियों ने आग लगाया तो वो शामिल नहीं होगा। अगर किसी ने जो है किसी पड़ोसी ने आग लगा दी है, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि जैसे कीड़े लग गए, रोग लग गया, उसमें भी चूँकि जो बीमा कर रहा है उसकी यूनिट जो है कि उसका खेत है, उसकी फसल है, तो वो भी शामिल है। कभी कभी अच्छा एग्जाम्पल वो भी देखने में आता है खड़ी फसल में। देखिए जैसे लोकस्ट का आक्रमण हुआ, पूरी फसल ही गायब हो गई, जैसे टिड्डे का आक्रमण हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे इस तरीके की अगर चीज़ें होती किसान के साथ, एक तो इसमें अगर कहें इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। ये पहला भाग तो ये कि बुआई बाधित हो गई, अल्प वृष्टि से बुआई या रोपाई खरीफ की बाधित हो गई, नहीं रोप पाए। अगर ये होना चाहिए कम से कम 75% से ऊपर। अगर 75% मतलब खेत में फसल नष्ट हुई है, नहीं 75% से ऊपर रोपाई नहीं हुई है उस खेत, मतलब वो नहीं बो पाए आप, नहीं फसल उनका नहीं बुआई जैसे मैं ये कह रहा हूँ, बुआई अगर 75% बुआई नहीं हो पाई तो ये भी मतलब आंकड़ा ये होना चाहिए 75% से ऊपर बुआई नहीं हो पा रही है वहाँ, चूँकि सूखा पड़ गया। तो अब ऐसे केस में जो है कि जो आपका जो बीमित जो सम एश्योर्ड है उसका 25% जो है किसान को तुरंत मिल जाता है। उसके बाद जो खड़ी फसल है, खड़ी फसल में भी अगर आप देखें तो जैसे कि होता क्या है कि खड़ी फसल में नुकसान का परसेंटेज देखा जाता है। जैसे खड़ी फसल है तो उसमें क्या % नुकसान हो रहा है, वास्तविक उपज कितनी होगी। अब चूंकि वहाँ बुआई नहीं हो पाई इसलिए 25% तुरंत मिल गया। लेकिन यहाँ क्या है कि अब खड़ी फसल में वास्तविक उपज देखने के लिए कटाई की ज़रूरत पड़ेगी। जब फसल तैयार हुई कटाई होगी। अब जो हमारा जो थ्रेशोल्ड उपज की जब मैं बात कर रहा था कि जो हम 7 सालों की उपज का एक आंकड़ा देखते हैं प्लस माइनस वास्तविक उपज, अब उसको निकालने के बाद क्या % नुकसान हुआ, तो उस हिसाब से जो बीमा प्रीमियम की जो सम एश्योर्ड है उतने % का भुगतान किसान को किया जाता है। और ये खड़ी इसमें भी ये कंडीशन है। जैसे खड़ी फसल में भी जैसे पिछली बार रबी में हमारे किसान भाइयों ने देखा कि वो एकाएक रबी सीजन में बहुत तेज़ जो है कि चक्रवात जैसा हुआ और सारी फसल खराब हुई, तो उसमें भी 50% से ऊपर अगर नुकसान है तो उस कंडीशन में बीमा कंपनी जो है 14 से 15 दिन मैक्सिमम 21 दिन के अंदर 25% भुगतान कर देगी।
लेकिन बचा हुआ और भुगतान है वो क्रॉप बचे हुई जो फसल जो थोड़ी बच गई है उसकी जो वास्तविक कटाई हो जाएगी उसके बाद वो भुगतान करेगी। ठीक है, इसी तरीके से दो पार्ट हुआ। समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम चर्चा को जारी रखें। जी, आप स्टूडियो में आए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही समय की मांग है कि किसान भाई अपनी फसल का बीमा करावें तो आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और आप जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।